आज हम गैस क्रोमेटोग्राफी का एक आखिरी डिटेक्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, जिसे टीसीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर इसे कैथारोमीटर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर आप इनिशियली इस इंस्ट्रूमेंटेशन को देखने जाओ तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसमें इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जब हम सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट पे ही फोकस करें। अभी के लिए आपको ये सभी चीज़ों को कम्प्लीटली इग्नोर कर देना है। ये मैं एंड में बता दूंगा कि इसका एग्जैक्टली फंक्शन क्या है। अभी के लिए आपको सिर्फ इस एरिया में देखना है और इसमें जो लेबल्स है उस पे देखना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है कैरियर गैस इन, यानी कि यहाँ से कैरियर गैस एंटर करेगा हमारे पूरे डिटेक्टर में। यहाँ पे हमारे पास सैंपल इंजेक्ट होगा और यहाँ से कैरियर गैस और सैंपल अगर प्रेजेंट हो तो बाहर निकल जाएगा। तो ये बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन है। इसके अलावा आप कुछ और भी चीजें देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है कॉइल का जो कि है R1, ये है R4, यहाँ पर ये R2 और R3। तो इसमें आपको सिर्फ इतनी चीजें ध्यान में रखनी है कि R2 और R3 जो है ये दोनों कांस्टेंट है, यानी कि ये हमने पहले से फिक्स करके रखे हैं। इन दोनों को कुछ भी चीज हो जाए पूरे डिटेक्टर में, इन दोनों को कुछ भी चेंज नहीं हो कर सकता। इसके अलावा हमारे पास R1 और R4 है जो कि चेंज हो सकते हैं इवेंचुअली, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक चीज ये है कि यहाँ से कैरियर गैस एंटर होगा, यहाँ पे सैंपल इंजेक्ट किया जाएगा और यहाँ से कॉलम के थ्रू जाकर कैरियर गैस और सैंपल दोनों बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारा पूरा लूप है। तो ये है बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें एग्जैक्टली होगा क्या। सबसे पहले आपको जाननी है थर्मल कंडक्टिविटी की कॉन्सेप्ट या थर्मल कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। थर्मल कंडक्टिविटी का बेसिक मतलब क्या है? कोई भी कंपाउंड का कितना कैपेसिटी है टू एब्जॉर्ब हीट, इसे कहा जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। तो बेसिकली अगर कोई कंपाउंड ज्यादा हद तक हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, और जो कंपाउंड थर्मल कंडक्टिविटी लो रखता है वो कम हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। ये बेसिक मतलब है थर्मल कंडक्टिविटी का। अब हमारे पास यूजुअली जो कैरियर गैसेस होते हैं थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर के केस में, वो होते हैं हीलियम या फिर हाइड्रोजन, जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कैरियर गैस इन जनरल इज हाई। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी काफी लो होती है, जो कि हम इस केस में एज सैंपल यूज करने वाले हैं। यानी कि हमें जिसे क्वांटिफाई करना है वो इस केस में हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी लो है। तो ये सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज बेसिकली जब आप R1 और R2 इन दोनों का रेशियो R1 डिवाइड बाई R2, इनका रेशियो, और R4 डिवाइड बाई R3, ये रेशियो जो है इसको जब आप कांस्टेंट रखोगे और दोनों इक्वल होंगे रेशियोज, तब हमारे पास यहां से लेकर यहां तक इन दोनों के बीच में जो मिड पॉइंट है, R1 और R2 का मिड पॉइंट ये है, R1 और R4 का रादर मिड पॉइंट ये है, और R2 और R3 का मिड पॉइंट ये है। इन दोनों मिड पॉइंट्स के बीच में अगर आप करंट डिटेक्ट करो या वोल्टेज डिफरेंस डिटेक्ट करो तो आपके पास जीरो आएगा जब तक ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो इसे कहा जाता है एक्टिव व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि ये कंडीशन हमारे पास उस केस में सेटिस्फाइड है। अब समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है पूरा। आपको पता है कि R2 और R3 ये दोनों को हमने कांस्टेंट पहले से रखा हुआ है, अपने हिसाब से डिसाइड करके रखा हुआ है। तो लेट्स से ये जो R1 और R4 वाला जो पूरा रेशियो का इक्वेशन है, इसमें हम R2 और R3 दोनों को 4 रखते हैं। लेट्स टेक एज एन एग्जांपल, ये एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है। तो R2 और R3 तो हमारे पास फिक्स हो गए। तो ये सबसे पहली चीज हुई। इसके अलावा हमें देखना है कि R1 और R4 का वैल्यू क्या है। अब हमें इसमें देखना क्या है कि कैरियर गैस जो इन हो रहा है, यहां से कैरियर गैस जो इंजेक्ट हो रहा है वो कैरियर गैस ही यहां से निकल रहा है, यानी कि बाहर जा रहा है। और हमारे पास लेट से एक पर्टिकुलर केस कंसिडर करो जहां पर सैंपल हम इंजेक्ट अभी तक नहीं कर रहे। उस केस में हमारे पास क्या होगा कि ये कैरियर गैस जो इन जा रहा है R1 के थ्रू, वो ही आउट जाएगा R4 के थ्रू, राइट। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम रहेगी, जो कैरियर गैस इन जा रहा है, कैरियर गैस आउट जा रहा है। इसकी वजह से होगा क्या कि हमें पता है कि कैरियर गैस की थर्मल कंडक्टिविटी सेम रहेगी, क्योंकि सेम कैरियर गैस अंदर जा रहा है और सेम ही कैरियर गैस बाहर आ रहा है। इसकी वजह से यहां पर जो पास होगा गैस, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, और यहां पर जो गैस पास होगा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, ये दोनों सेम रहेंगे। इसकी वजह से
इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर पाएंगे ये दोनों जगह पे। यहां पर भी सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी, यहां पर भी सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें यह भी देखना जरूरी है कि इसके बीच में हमने एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, जिसकी वजह से इसके बीच में एक करंट है। ओके, तो इसके बीच में एक करंट कॉन्स्टेंटली पास हो रहा है, जिसकी वजह से, करंट की वजह से हमारे पास यहां पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी है। ओके, करंट की वजह से हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर भी मेंटेन कर रखा है। अनदर कॉन्सेप्ट इज दैट टेम्परेचर जो है ये और रेजिस्टेंस, इन दोनों का एक रिलेशनशिप है। जहां पर आप टेम्परेचर हाई रखते हो वहां पर आपको यूजुअली रेजिस्टेंस भी हाई दिखता है, और जहां पर आप टेम्परेचर को लो रखते हो वहां पर आपको रेजिस्टेंस भी लो दिखता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो गैस पास हो रहा है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी एक पर्टिकुलर वैल्यू की है। इसकी वजह से यहां पर जो हीट जनरेट हो रही है करंट की वजह से, उसको वो अब्सॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो रहा है। और ये टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है हमें, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से रेजिस्टेंस भी ड्रॉप होता है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर भी सेम कैरियर गैस है एज वी डिस्कस्ड बिफोर, क्योंकि सैंपल हमने इंजेक्ट अभी तक नहीं किया हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पर सेम कैरियर गैस है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू यहाँ पर सेम है, जिसकी वजह से हमें देखने मिलता है कि यहां पर भी इक्वल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर है, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस सेम है R1 जैसा ही। सो R1 और R4 ये दोनों भी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से हमारे पास एक आर्बिट्ररी वैल्यू है 2 की, R1 हमारा 2 है, तो उस केस में R4 भी 2 होगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर हमने देखा सेम है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी सेम है हमारे पास। तो यहां पर 2 आएगा, यहां पर 2 आएगा। तो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि 1/2 दोनों की वैल्यू आ रही है, जो कि इक्वल है दोनों के लिए। तो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है, R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू R4 डिवाइड बाई R3। इसकी वजह से हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्स्टेंटली मेंटेन हो रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो करंट है वो जीरो है, यानी कि हमारे पास कोई भी करंट पास नहीं हो रहा इन दोनों के बीच में, जब तक व्हीटस्टोन ब्रिज एक्टिव है। अब क्या होगा, अब जब हम सैंपल को इंजेक्ट करेंगे यहां कॉलम में, तो हमें क्या डिफरेंस देखने मिलेगा कि R1 तो सेम ही रहेगा, क्योंकि R1 में हमारे पास सैंपल इंजेक्ट हो ही नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास यहां पर सिर्फ कैरियर गैस इंजेक्ट हो रहा है। तो R1 तो सेम रहेगा, लेकिन हमें क्या देखने मिलेगा कि सैंपल जैसे ही कॉलम में इंजेक्ट होगा और यहां से पास होगा कैरियर गैस के साथ, तब हमें यह देखने मिलेगा कि R4 पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, सैंपल जो है, यहां पर हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सैंपल हम यूज करते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी लो है, जिसकी वजह से वो इतनी आसानी से हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। हीट को यहां पर अगर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, क्योंकि कैरियर गैस और सैंपल दोनों हमारे पास प्रेजेंट है, तो इस केस में अगर वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर हाई चला जाएगा। अब टेम्परेचर अगर हाई चला गया, इसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस भी हाई चला जाएगा। तो एज कंपेयर टू R1 हमारे पास यहां पर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ये जो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, इसकी वजह से हमें क्या देखने मिलेगा, लेट्स से यहां पर भी रेजिस्टेंस 4 हो गया, तो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस एनीमोर, यानी कि ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो टूट जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज टूटने की वजह से इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल देखने मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रैदर, और इन दोनों के बीच में एक करंट पास होना शुरू हो जाएगा। और ये जो करंट पास होगा, ये अटेन्यूएटर, एम्पलीफायर, रिकॉर्डर, ये सभी जो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर सर्किट में लगाए गए हैं, ये सभी इस करंट को डिटेक्ट करेंगे, और ये करंट कितनी मैग्नीट्यूड का है, कितना ज्यादा करंट है, उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि कितना सैंपल इंजेक्ट हुआ, क्योंकि इससे ही हमें पता चलेगा सैंपल जितना इंजेक्ट हुआ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा हमारे पास, क्योंकि उतनी कम थर्मल कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि उतना ज्यादा सैंपल होगा। तो ये पूरा लूप है, जिसकी वजह से हम फाइनली मेजर कर पाएंगे कि कितना सैंपल इंजेक्ट किया गया, जिसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि हम बेसिकली क्वांटिफाई कर पाएंगे हमारे सैंपल को, जो कि फाइनल एम है हमारे डिटेक्टर का। तो यही कॉन्सेप्ट है पूरा थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर का। इसमें आपने देखा कि थर्मल कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आ गया, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आ गया, इसके अलावा हमारे पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ये सभी चीजें हमारे पास आ गई। अब अगर हम कुछ एडवांटेजेस की बात करें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर एक
कंपैरेटिवली चीपर डिटेक्टर है एज कंपेयर टू द अदर्स। जैसे फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, ये सभी रिलेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। तो ये तो हुआ पहला एडवांटेज। इसके अलावा एक और चीज जो है वो ये है कि फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर जैसे डिस्ट्रक्टिव था सैंपल के लिए, इस केस में हमारे पास डिस्ट्रक्टिव नहीं है। ये पूरा हमारे पास जो डिटेक्टर है वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है सैंपल के लिए, क्योंकि यहाँ पर सैंपल सेम फॉर्म में बाहर भी निकल जाएगा, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम करंट को डिटेक्ट कर लेंगे जब वो पास होगा हमारे डिटेक्टर के थ्रू। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव भी नहीं है ये। और इसके अलावा एक और चीज जो है कि ये वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर में हमने देखा कि वहां पर जो कंपाउंड्स आयनाइज हो रहे थे, आयंस में फॉर्म हो रहे थे आफ्टर गोइंग थ्रू द फ्लेम, वही सिर्फ कंपाउंड्स को हम डिटेक्ट कर पा रहे थे। लेकिन इस केस में हमारे पास सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी कैरियर गैस के कंपैरिजन में कम होनी चाहिए। यही एक कंडीशन है जो कि मैक्सिमम कंपाउंड्स सेटिस्फाई कर देते हैं, जिसकी वजह से यहां पर हमें देखने मिलता है कि ये पर्टिकुलर डिटेक्टर बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये हुआ एडवांटेजेस। लेकिन एट द सेम टाइम डिसएडवांटेजेस ये है कि इस केस में हमारे पास इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं है जितनी हमारे पास फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर में थी या इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर में थी। उतनी सेंसिटिविटी हमारे पास इस केस में नहीं है। तो ये हुआ एक डिसएडवांटेज। इसके अलावा और एक डिसएडवांटेज जो कि एडवांटेज के सेक्शन में भी हमने देखा, लेकिन वो डिसएडवांटेज की तरह कंसिडर किया जा सकता है, वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सिलेक्टिविटी नहीं है। इस पे जो सेंसिटिविटी हमने डिस्कस की, इसके साथ साथ सिलेक्टिविटी भी बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स को ये एक साथ डिटेक्ट कर सकता है। तो चांसेस है कि आपके कंपाउंड में जो इम्प्योरिटी है, यानी कि जो सैंपल में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, उसे भी वो डिटेक्ट कर दे और उसका भी हमें पीक देखने मिले, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो ये है कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस टीसीडी के। इसके अलावा हमारे पास क्या इसका प्रिंसिपल है, कौन से बेसिस पे ये काम करता है। थैंक यू।